नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर है, कॉमन पेपर है, तो सभी स्पेशलाइजेशन वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि सारे पेपर की वीडियोज़ बनाऊँ और वो शॉर्ट में मैं आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि उस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन मैं ज़रूर लेके आऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पेपर है, पेपर कोड है A1, पेपर नेम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मनुष्य वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट कह लीजिए हमारा है अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे मानव विकास का दृष्टिकोण क्या है। तो 1.1 जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, मतलब बचपन से वयस्कता तक अनुशासन के रूप में मानव विकास। अब हम जानते हैं कि मानव विकास क्या होता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मानव विकास जीवन भर होने वाले विकास और परिवर्तन की का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जो जीवन भर विकास होता है और उसका जो परिवर्तन होता है उसका पैटर्न क्या उसके पैटर्न का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो परिवर्तन का पैटर्न क्या होता है, मतलब जो परिवर्तन होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्वांटिटेटिव चेंज और दूसरा होता है क्वालिटेटिव चेंज। अब जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है ये थोड़ा गलती से इधर उधर हो गया। तो क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन और क्वालिटेटिव चेंज का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, जो शारीरिक वृद्धि को संदर्भित करता है। जैसे ऊंचाई या वजन में वृद्धि, मतलब जैसे मनुष्य की ऊंचाई बढ़ रही, लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज होगा। और क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन किसी अंग के कार्य में परिवर्तित को संदर्भित करता है, जैसे उसकी दक्षता या सटीकता में सुधार होता है। फॉर एग्जांपल हम माने अंग के कार्य करने की क्षमता, जो हमारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है, वो क्वालिटेटिव चेंज होता है। अब हम आगे देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एज डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। अब इसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो इन्फेंसी जो होती है हमारी 0 to 2 ईयर, यानी कि शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 2 साल की अवस्था कहलाती है। दूसरा जो होता है अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, प्रारंभिक बचपन जो होता है वो 3 से 6 साल का होता है। फिर है मिडिल चाइल्डहुड जो होता है मध्य बचपन 7 से 12 साल का होता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस जो होता है, किशोरावस्था जो होता है 13 से 19 साल का होता है। फिर यंग एडल्टहुड होता है जो वयस्कावस्था कहलाता है, 20 से 35 साल का होता है। फिर है मिडिल एडल्टहुड 36 से 49 साल, मध्य वयस्कावस्था कहलाता है। लेट एडल्टहुड ओल्ड एज मतलब 50 टू डेथ तक चलता है, जो वृद्धावस्था कहलाता है। यहाँ तक आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 1.2 जो है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब विकास की अवधारणा और सिद्धांत। तो जो विकास की अवधारणा है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास की आधारशिला कहलाता है। तो एक डेफिनेशन है डार्विन के अनुसार, मानव एवं उसकी प्रवृत्ति के विषय में वैज्ञानिक ढंग से सूचनाएं प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बालक होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक ढंग से वो उसका जो मुख्य स्रोत है, यानी कि मानव अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है वो बालक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो प्रिंसिपल है, विकास में परिवर्तन होता है, यानी कि विकास में डेवलपमेंट इवॉल्व चेंज,
तो डेवलपमेंट में कैसे चेंज इन्वॉल्व होता है, मानो जो है वो शिशुओं के विकास का पहला नियम है। ठीक है, मनुष्य का सबसे छोटा रूप क्या होता है, शिशु होता है, और उसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा क्वांटिटेटिव चेंज दोनों होते हैं। जैसे जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ती है उनकी सीखने की क्षमता में परिवर्तन होता है, उनके बॉडी चेंजेस होते हैं, भाषा में परिवर्तन होता है, यानी कि ये सभी जो होते हैं वो गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो है, मानव विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसमें कोई भी आकस्मिक ढंग से विकास जो है, कोई भी आकस्मिक ढंग से नहीं होता, सबका विकास एक जैसा होता है। देखा, बच्चा छोटा होता है, क्राइंग पीरियड होता है, फिर उसके बाद कूइंग पीरियड होता है, बैबलिंग होता है, तो धीरे धीरे उसकी स्टेजेस वैसे ही तय होती है। अगर किसी का चेंज होता है तो उसमें डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है, जिसमें मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, जैसे वंशानुक्रम या वातावरण की विभिन्नता के कारण होता है। विकास में कुछ विभिन्नता होती है, जिसको जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसको जैसा वंशानुक्रम मिलता है, उस हिसाब से उसका विकास होता है। जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों को एक साथ अगर हम रखें, ठीक है, तो दोनों का विकास सेम होगा। लेकिन अगर हम एक को ऐसी फैमिली में दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और एक को ऐसी फैमिली में रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी है, तो दोनों के विकास में काफ़ी अंतर होगा। नेक्स्ट है 4 जो है परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोडिफिएबिलिटी। प्रामार्जिता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है। मतलब विकास किस दिशा में जा रहा है और किस गति से जा रहा है, उसका हम परिमार्जन कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है मतलब बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना। तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो विकास है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। तो जो विकास क्रम का सिद्धांत है, इसमें बालक की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। जब तक बालक जन्म लेता है, जब से और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक एक क्रम से उसका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। मतलब विकास का एक निश्चित क्रम होता है। फिर नेक्स्ट है जो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो जो जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, मतलब इसमें एक डेफिनेशन भी ले सकते हैं, हरलॉक ने बताई है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। मतलब बालक पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है और उसके बाद क्या होता है, वो केवल खाने वाली चीज़ों को ही मुंह में रखता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। तो पहले क्या होता है, जनरल होता है, फिर पहले विशिष्ट होता है, फिर क्या होता है, जनरल होता है। ठीक है, सॉरी, पहले जनरल होता है फिर स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है और फिर क्या करता है, धीरे धीरे मतलब जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसको ही मुंह में रखता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? आगे का प्रिंसिपल हम और देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल की हिंदी क्या है, केंद्र से निकट, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो स्नायुमंडल होता है, फोकल पॉइंट बोलते हैं जिसको। विकास की गति का केंद्र जो होता है दूरवर्ती भागों की ओर चलता है। पहले क्या होता है, स्नायुमंडल का विकास होता है और फिर क्या होता है, उसके जैसे निकटवर्ती भाग होते हैं, हृदय होता है, छाती होती है, इस सब चीज़ों का विकास होता है। अंत में उसके जो दूरवर्ती भाग होते हैं, जैसे उनकी उंगलियों पे कंट्रोल किस तरीके से होता है, तो इस चीज़ का विकास होता है। नेक्स्ट है सेफालोकार्डल प्रिंसिपल। तो जो सेफालोकार्डल प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, हमेशा विकास की क्रिया जो होती है सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। अर्थात विकास जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है और उसके बाद क्या होता है, मतलब पहले सिर विकसित होता है और उसके बाद धड़, दूसरे अंग, पैर हिलाना डुलाना, ये सारी चीज़ें सीखता है बच्चा। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत।
एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार जो बालक होता है उसके संपूर्ण अंग, मतलब जितने भी अंग होते हैं पहले वो डेवलप होते हैं, फिर उस अंग के भागों को चलाना सीखता है, तो उसके बाद वो उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है वो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, जितने भी इमोशनल, सोशल, कैरेक्टर, सभी प्रकार के जो विकास होते हैं उनमें आपस में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबका जो प्रिंसिपल है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है 1.3। तो जो 1.3 है वो क्या है? डेवलपिंग ह्यूमन स्टेजेस, प्रीनेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। यानी कि हिंदी क्या होगी? विकासशील मानव चरण, जन्मपूर्ण विकास, शैशवावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रीनेटल क्या होता है। तो प्रीनेटल जो होता है गर्भाधान बोलते हैं। इसका जो काल होता है वो कब से लेके कब तक होता है? गर्भाधान से 250 से लेके 300 दिन तक, मतलब 300 डेज। इसमें 3 वो होते हैं। पहला होता है भ्रूणिक यानी कि जर्मिनाइल, दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक और तीसरा होता है फेटल। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। तो पहला जो भ्रूणिक होता है वो 0 से 2 सप्ताह का होता है, जिसमें विकास की गति जो होती है अन्य अवस्थाओं की तुलना में तेज होती है। और एम्ब्रियोनिक जो होता है ये 2 से 10 सप्ताह तक होता है। इसमें इंटायर बॉडी स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है बच्चे का, मतलब जो भी बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर होता है यानी कि शरीर की संरचना होती है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है फेटल। तो फेटल जो है वो हम देख लेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले जर्मिनाइल पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टिल 2 वीक्स। तो मतलब ठीक है, हिंदी बता देती हूँ। जर्मिनाइल पीरियड यानी कि भ्रूणिक काल बोलते हैं, जो 0 से 2 सप्ताह तक होता है। जो कंसेप्शन मतलब जब से गर्भाधान होता है उसके 2 वीक तक चलता है। इस अवस्था में जो जीव होता है वो अंडे के आकार का होता है, जिसमें सेल के भीतर कोशिका की विभाजन की क्रिया होती रहती है, किंतु कोई परिवर्तन इसमें नहीं दिखाई देता है। गर्भाशय में तैरता रहता है, अपना पोषण स्वयं ही करता है। 10 दिन बाद ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। जो सेल होता है इस क्रिया को आरोपण कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है भ्रूणावस्था या भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। ये 3 सप्ताह से लेकर 2 मंथ तक यानी कि 2 माह तक चलता है। इस अवस्था में गर्भाशय जीवन को भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं। विकास की जो गति होती है इस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। इसमें जो शरीर के प्रमुख अंग होते हैं उनका निर्माण इसी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच हो जाती है। अन्य अंगों की तुलना में सिर बड़ा, माथा चौड़ा होता है। भ्रूण का और नाक के स्थान पर छेद होता है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों में होता है। अब देखते हैं कि वो 3 परत क्या हैं। तो पहला है इसमें जो पहला जो है वो है बाहरी परत, मतलब जिसमें त्वचा, दांत तथा नाड़ी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मेसोडर्म, जिसमें मध्य परत जिसको बोलते हैं अंतः त्वचा मांसपेशी होती है। फिर है आंतरिक परत। आंतरिक परत जो होता है फेफड़े, यकृत, पाचन तंत्र, आंतरिक जो भी ग्रंथियां होती हैं उसका निर्माण इसमें होता है। नेक्स्ट है भ्रूण। 3 मंथ टू बर्थ, मतलब जो भ्रूण है वो 3 फेटल जो होता है वो 3 मंथ से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक का काल या अवस्था कहलाता है। ये जो अवस्था या निर्माण जो होता है
ये अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन निर्माण हो जाता है, इसमें विकास होता है। इस अवस्था में शरीर के अंगों का निर्माण हो चुका होता है। विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में फेफड़े, हृदय तथा नाड़ी मंडल अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं। मतलब जो भी फेफड़े है, हार्ट है, नाड़ी है, वो सब अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें जो ये है दूसरी स्टेज है इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंसी को क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था बोलते हैं। जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से लेके 2 साल तक चलती है, मतलब 0 to 2 ईयर तक चलती है। अब जो इसको शैशवावस्था कहते हैं, इस अवस्था में जो शिशु होता है या बालक होता है, इसके अंदर कोई विशेष शारीरिक तथा मानसिक लक्षण नहीं दिखते हैं, बट इस अवस्था को एडजस्टमेंट पीरियड बोला जाता है, यानी कि समायोजन की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे नया वातावरण मिलता है और बच्चा स्वयं को नए वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये जीवन की पहली अवधि कहलाती है, नवजात शिशु की अवधि कहलाती है। शिशु शब्द मतलब इसमें एक व्यक्ति के रूप में जो प्रारंभिक अवधि होती है मनुष्य की, वो होती है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेके 6 साल तक की अवधि होती है। इसमें इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं या प्राक्तूर्य अवस्था यानी कि प्री गैंग स्टेज भी बोलते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ये एक समस्या की अवस्था कहलाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की अभिरुचि खिलौने में ज़्यादा होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षकों के द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। मतलब इसमें बच्चे को कौन तैयार करता है? शिक्षक तैयार करते हैं। मिडिल चाइल्डहुड भी इसी में आता है, 7 से 12 साल, जिसमें मध्य बचपनावस्था बोलते हैं। ये मध्य बचपनावस्था जो होता है वो 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बालिकाओं में 10 वर्ष तक की उम्र में और बालकों में 12 साल तक की उम्र में होता है। ये वो अवस्था होती है जहाँ बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को माता पिता, शिक्षकों तथा वैज्ञानिक द्वारा उत्पत्ति प्रारंभिक स्कूल अवस्था और गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एडल्टहुड। अब जो एडल्टहुड है इसको बहुत लोगों ने मतलब अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और यंग एडल्टहुड। तो सबसे पहला आता है यंग एडल्टहुड, जो 20 से 35 ईयर ओल्ड होता है। तो इसमें जो किशोरावस्था के पश्चात 20 से 35 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था जो होता है उसमें लोगों के कर्तव्य होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है हर काम के लिए। इस अवस्था में जो भी मनुष्य होता है उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड जो है 36 से 49 ईयर का होता है। इसमें क्या होता है वर्ष की इसको क्या माना गया? 36 से 49 वर्ष की अवस्था मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में जो भी मनुष्य होता है उनके अनेकों शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं उनमें। इस अवस्था में काम शक्ति का ह्रास होने लगता है, जिससे व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती हैं। इस समय व्यक्ति सुख शांति इनकी ज़्यादा कामना करने लगता है। चिंतन, यथार्थवादी चिंतन उसमें आने लगता है। नेक्स्ट है लेट एडल्टहुड, जो 50 ईयर टू ओल्ड डेथ तक होता है। अब इसमें क्या होता है? मतलब अंतिम अवस्था बोलते हैं, वृद्धावस्था कहलाती है, जो 50 वर्ष से प्रारंभ होकर अंतिम समय तक मानी जाती है। इसमें पीरियड ऑफ डिक्लाइन बोलते हैं, ह्रास की अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। शारीरिक जो क्षमता होती है उसमें कमी पाई जाने लगती है, एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती है, काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो सब नेक्स्ट जो है 1.4 जो है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर जो है, नेचर का मतलब पोषण होता है, हम मान सकते हैं नहीं, नेचर का मतलब यहाँ पर अनुवांशिक होता है और नर्चर का मतलब पोषण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इसमें, इसलिए मैंने
डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि डिफरेंशिएट ज़्यादा बेटर है और ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम नेचर देखते हैं। नेचर मीन्स मतलब जो नेचर क्या होता है, बालक के जन्मजात गुण जो उसको उसकी पीढ़ियों से मिलते हैं, पूर्वजों से मिलते हैं। और पोषण क्या है, पोषण का अभिप्राय है वातावरण से है, जिसमें बालक के गुण मतलब जो भी आसपास के गुण वातावरण पर निर्भर होते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है वैसी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट है बालक का नेचर जो होता है वो अनुवांशिक होता है, लेकिन अगर हम नर्चर देखें तो बालक का लालन पोषण जो होता है, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक परिवार, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जैसे माता पिता पूर्वज वैसी संतान, मतलब जैसे माता पिता पूर्वज होते हैं वैसी संतान होती है। लेकिन नर्चर में बालक के आसपास का वातावरण अच्छा है तो संतान अच्छी होती है, बुरा है तो संतान बुरी होती है। व्यवहार जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। इसमें व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। जो लोग सिखाते हैं और जो बच्चे देखते हैं उस तरीके से वो व्यवहार करते हैं। सभी व्यवहार गर्भाधान से ही मौजूद होते हैं नेचर में। लेकिन नर्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नर्चर की अगर हम बात करें तो व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब जैसे सोशल इंटरेक्शन होता है वैसा ही बच्चे का बिहेवियर होता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1.5। तो 1.5 जो है वो है डोमेन, फिजिकल, सेंसरी, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशनशिप। तो इसमें सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन वो होता है जो मनुष्य के जीवन का पहलू। तो इसमें सबसे पहला जो डोमेन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें व्यक्ति की हाइट, वेट, शेप और साइज का निर्माण होता है। इसमें मोटर डेवलपमेंट यानी कि मोटर एबिलिटी होती है। मोटर एबिलिटी में दो होते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर में बच्चा चीज़ों को पकड़ना, ग्रैप्स करना सीखता है। और अगर हम ग्रॉस मोटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उछलना, कूदना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसमें चेंज इन बॉडी साइज प्रोपोर्शन यानी कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सब में डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग। किसी की साइज़ कुछ होती है, किसी का हाइट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। और ये फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर से पहले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है सेंसेशन। अब जो सेंसेशन है वो क्या है, संवेदी अंग जो होता है, इसमें सेंसरी डेवलपमेंट जो होता है। सेंसरी डेवलपमेंट सेंसेस से बना हुआ है। सेंसेस हमारे 5 हैं। अब जो सेंसेस हैं उसमें संवेदी अंग ज्ञान का अर्जन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे आई है, विजन, हम उसके द्वारा देखते हैं, नोज़ के द्वारा स्मेल करते हैं, टच के द्वारा हम फील कर सकते हैं, टंग के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं, ईयर के द्वारा सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है उनके द्वारा ही हम नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है, जो महसूस किया जाता है उसकी व्याख्या, मतलब हम जो फील करते हैं किसी के बारे में, किसी को देखा और हमारे मन में एक धारणा बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाता है। तो हम जो कुछ भी फील करते हैं उसकी व्याख्या परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन जो है वो ये क्रिया है वो क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों, दृष्टि, श्रवण, स्वाद और गंध के माध्यम से पर्यावरण से जानकारी को समझने और उसका अर्थ निकालने की क्षमता विकसित करता है। तो इसमें है विजुअल परसेप्शन, जिसमें हम वस्तुओं का आकार, रंग, दूरी को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटरी परसेप्शन। जो ऑडिटरी परसेप्शन है उसमें ध्वनि की तीव्रता, दिशा, मतलब ध्वनि कितनी तेज़ है, किस दिशा से आ रही है और किस प्रकार की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाउड है, ये हम पहचान सकते हैं। टेक्टाइल परसेप्शन। टेक्टाइल परसेप्शन जो है सतह होती है, वस्तुओं की बनावट कैसी है, कोल्ड, तापमान की पहचान, टेम्परेचर कैसा, मतलब ठंडा है या गर्म है, इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री परसेप्शन। ऑल फैक्ट्री परसेप्शन जो है जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, गंधों की पहचान कर सकते हैं। गेस्टेटरी जो होता है विभिन्न स्वादों को पहचानना, यानी कि हमारा जो टेस्ट होता है हम स्वाद बता सकते हैं, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, ये सारी चीज़ें हम
गेस्टोटरी परसेप्शन के द्वारा पहचान सकते हैं। मोटर परसेप्शन है जिसमें शारीरिक स्थिति, गति, संतुलन को समझने की क्षमता, हमें कब अपने खड़े होना है, बॉडी कंट्रोल करना है, कैसे झुकना है, ये जितनी भी मोटर परसेप्शन में इन चीज़ों की स्थिति हमें मोटर परसेप्शन के द्वारा समझ में आती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो है ज्ञान, विचार, अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके द्वारा हमें नॉलेज, अटेंशन, हम नॉलेज ग्रहण कर पाते हैं, अटेंशन ध्यान दे पाते हैं, हम मेमोरी में चीज़ों को याद रख पाते हैं, हमारी मेमोरी वर्क करती है, हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, जजमेंट ले सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लैंग्वेज की प्रोडक्शन जो होती है वो सारी चीज़ें मिलाकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है वो है सामाजिक भावनात्मक विकास। एक व्यक्ति में सामाजिक भावनात्मक पहलुओं की परिपक्व होने की प्रक्रिया है, मतलब ये बचपन से शुरू होता है और जीवन भर जारी रहता है। जितना ज़्यादा हम हम समाज में रहते हैं, हम इमोशनल कंट्रोल करना सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, केयरिंग सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, भाषा और संप्रेषण का विकास। तो भाषा और संप्रेषण का जो विकास होता है उसमें भाषा और संचार विकास वो प्रक्रिया है, मतलब हम भाषा का यूज़ क्यों करते हैं, संप्रेषण के लिए करते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए करते हैं। तो ये जन्म से स्टार्ट होता है और बचपन के शुरुआती वर्षों में इसकी गति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप जो है सामाजिक संबंध, जितना हम समाज में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, परिवार से, दोस्तों, हमारे जो सहकर्मी होते हैं या समाज के लोगों से रिश्ते बनाते हैं, उनको समझते हैं, बनाए रखने की जो क्षमता विकसित होती है वो सोशल रिलेशनशिप के अंतर्गत आती है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट। तो जो सेकेंड यूनिट है नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है या मॉड्यूल जो है इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल कॉग्निटिव, जिसमें प्याजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, ब्रूनर और बैंडोरा की थ्योरी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो प्याजे की थ्योरी है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की के सिद्धांत की थ्योरी दी है, तो वो देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इनका हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, और जब हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो हमें स्टेजेस को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो है एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन में इन्होंने दो सब कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला जो है आत्मसात्करण यानी कि एसिमुलेशन, और दूसरा है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। तो एसिमुलेशन जो है वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने एक बार क्या हुआ, एक बार जाके आग को छुआ और उससे जल गया, तो दोबारा जब भी वो आग के पास जाएगा तो वो उसे डर लगेगा कि छूने से वो जल जाएगा, तो वो उस चीज़ को छुएगा नहीं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, कॉन्सेप्ट या बिहेवियर में परिवर्तन लाता है ताकि वो नए वातावरण के साथ एडजस्ट कर सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है और उसको एक दिन एक कुत्ता दिखाया और बोला कि ये कुत्ता है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, एक सिर होता है। अब उसने दूसरे दिन कुत्ते को देखा तो उसे लगा कि, और दूसरे दिन उसने बिल्ली देखी तो उसे लगा एक सर, एक पैर, और एक सर, एक पूँछ और 4 पैर कुत्ते के होते तो मे बी ये कुत्ता है। तो लेकिन उसने जब उसकी आकार पे गौर करा, उस पे ज़्यादा गौर फरमाया, तो उसे लगा कि इसमें कुछ चेंज है, तो ये कुत्ता नहीं हो सकता। तो उसने क्या करा, उस मामले के साथ एडजस्ट कर लिया, तो वो होता है एकोमोडेशन का उदाहरण। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण, मतलब
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक एस्टिमुलेशन तथा एकोमोडेशन में बैलेंस कायम रखता है। जैसे कुत्ता देखा तो फिर उसने कुत्ते की कैरेक्टरिस्टिक देखी, उसके बाद बिल्ली देखा तो उसे ये लगा नहीं ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली, इसकी साइज़ में अंतर है, इसकी विशेषताओं में फ़र्क है। तो उसने क्या किया, एस्टिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच का जो बैलेंस है उसको कायम कर लिया। तो ये एक तरह से सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस कहलाती है। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। कंजर्वेशन जो है, संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन, मतलब जो वातावरण में चेंज होता है, जो स्थिरता होती है, दोनों को जो पहचानने की क्षमता होती है वो कंजर्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो है संज्ञानात्मक संरचना बोल सकते हैं हिंदी में। तो किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई और उसको सॉल्व करना है तो हमें किस चीज़ का यूज़ लेना पड़ता है, हमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का, मानसिक संगठन या जो मानसिक क्षमता है उसका सहारा लेना पड़ता है उस समस्या को सॉल्व करने का, और उसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन जो है जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, मतलब मानसिक संक्रिया। हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम सोच रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, मानसिक संक्रिया कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे हम कोई छोटा बच्चा होता है और उसे हम सिखाते हैं कि किस तरीके, जैसे हम कपड़े पहनाते हैं तो किस तरीके से कपड़े पहनाने का सीक्वेंस होता है, धीरे धीरे वो वही सीख लेता है और उसी तरीके से वो उसको जो भी सीखता है वो दोहराता रहता है, तो उसको स्कीम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कीमा। एक ऐसी मानसिक संक्रिया या संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे बच्चे ने सीखा और उसको दोहरा रहा है तो उसने क्या किया, उसका जनरलाइजेशन किया कि कपड़े पहनने का क्रम ये है, पहले क्या करना चाहिए, पहले शर्ट पहनना है, फिर पैंट पहनना है, फिर शूज़ पहनना है, फिर पहले सॉक्स पहनना है, फिर शूज़ पहनना है। तो एक क्रम निर्धारित हो गया तो उसने उसका क्या किया, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कर लिया। नेक्स्ट है डिसेंट्रिंग। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। ठीक है, ये डिसेंट्रिंग कहलाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस क्या हैं, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन जिसको ठोस संक्रिया की अवस्था बोलते हैं। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी स्टेज, जो 0 to 2 ईयर की, मतलब 0 से 2 साल की होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था सेंसरी स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है। इसमें 6 रिफ्लेक्स होते हैं, 6 सब स्टेजेस होते हैं, रिफ्लेक्स नहीं 6 सब स्टेजेस होते हैं, सब अवस्था कहते हैं जिसको। तो पहली जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जिसमें प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ये 0 से 30 दिन तक चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें सब सकिंग प्रतिवर्त बोल सकते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, चूसने का प्रतिवर्त सबसे अधिक प्रबल होता है। बच्चा क्या करता है, थंब सकिंग या माँ के दूध को चूसना, तो ये चूसने का प्रतिवर्त होता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें एज रेंज जो होती है 1 to 4 मंथ की होती है, 1 मंथ से लेके 4 मंथ तक की होती है। आगे देखते हैं, इसमें जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ हद तक परिवर्तित होती हैं, मतलब सारी परिवर्तित नहीं होती हैं, सारी चेंज नहीं होती हैं, कुछ चेंज होती हैं और दोहराई जाती हैं। सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो दोहराया जाता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें गौण तृतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहते हैं, जो 4 से 8
महीने की होती है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अधिक ध्यान देता है बच्चा, ना कि अपने शरीर की जो भी प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, जो भी रिफ्लेक्स होता है उन पर ज़्यादा ध्यान ना दे के जो भी उसके पास सामान होता है उसको उलटने पलटने पर ज़्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमाटा। इसमें गॉड स्केमाटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 मंथ स्टेज कहते हैं इसको। इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुंचाने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। मतलब जो भी साधन होता है उस तक पहुंचने के लिए अगर उसके पास रख दिया जाए तो वो हमेशा उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, वहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ट्रेटरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 12 से 18 मंथ तक की स्टेज होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, गुणों का प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इससे पहले मैंने आग का एग्जांपल दिया था, कोई बच्चा होता है और वो आग को देखता है तो क्या करेगा, आग पकड़ने की कोशिश करेगा और तब तक नहीं मानता है जब तक वो आग से जल नहीं जाता, और जब जल जाता है तो क्या करता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता। जब भी आग देखता है तो उससे दूर रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये 18 से 24 मंथ स्टेज होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो वस्तु के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है माँ की आवाज़ सुनता है तब तक मतलब कोई भी वस्तु का परमानेंस तब तक होता है जब तक वो उसके सामने होते हैं। उसके सामने से हटा दिया जाए तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ठोस संक्रिया की अवस्था जो 7 से 12 साल की होती है। इस अवस्था की विशेषता क्या होती है, ये है कि जो बालक है दो वस्तुओं के आधार पर वह आसानी से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को बोला जाए ABC 3 वस्तुएं, मतलब कोई वस्तु रख दिया जाए तो इसमें कौन बड़ा है तो वो आसानी से बता सकते हैं। परंतु उनसे अगर ये पूछा जाए कि अनु जो है या कोई भी XYZ, हम कोई भी नाम ले सकते हैं कि ये हर्ष है, ये अंशु है, ये मनु है, तो इसमें कौन बड़ा है, तो वो उन तीनों में अंतर नहीं बता सकते। क्यों पूछ रहे हैं, वो बताने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि इस अवस्था में ठोस संक्रिया संभव नहीं है। मतलब जो मतलब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन देने की जो शक्ति है वो कम होती है, प्लस इतनी ज़्यादा थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। तो जो चीज़ सामने होती है, जैसे ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन सी चीज़ बड़ी है वो बता सकते हैं, बट उसके पीछे का जो कारण है वो नहीं बता सकते, वो समझ में नहीं आता। जैसे 2 × 2 4 होते हैं, ये तो बता सकते हैं 2 × 4 होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं वो नहीं बता सकते। तो इसमें क्योंकि जो समस्या होती है वो शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई होती है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। स्टेजेस ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 साल से लेकर एडल्टहुड तक चलती है, चौथी अवस्था। और ये अवस्था जो है वो किशोरों में पाई जाती है। इसमें चिंतन जो है किशोरों का वो अधिक लचीला होता है और तथा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इस चिंतन में पूर्ण रूप से क्रमबद्धता आ जाती है, मतलब वो सीक्वेंस से चिंतन कर सकते हैं। वो किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर कर सकते हैं एवं चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये थी प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और हमने इसमें स्टेजेस पढ़ लिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसकी वीडियो भी पड़ी है पर्टिकुलर पूरे टॉपिक की, तो वो ब्रीफ में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइगोस्की की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब वाइगोस्की थ्योरी संज्ञानात्मक विकास की का सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने स्टेजेस ऑफ लर्निंग की 2 स्टेप बताए हैं। पहला है इंटरपर्सनल लर्निंग, जिसमें विद इन सोसाइटी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विद इन, मतलब सोसाइटी के साथ बच्चा नॉलेज को ग्रहण कर सकता है और एक्विजिशन नॉलेज खुद कर सकता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहकर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रहकर ज्ञान का अर्जन कर सकता है बच्चा। मतलब सोसाइटी के साथ और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान
का अर्जन कर सकता है। इसमें इंटरपर्सनल लर्निंग होती है, दूसरी जो है, पहली इंटरपर्सनल और दूसरी इंट्रापर्सनल है। ये इंटरपर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल है, ठीक है। तो इसमें विद इन चाइल्ड, बच्चा खुद के साथ, और इंटरेक्शन विद सेल्फ, मतलब बच्चे के साथ और सेल्फ, मतलब खुद के थॉट से, खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं। तो इनका जो फ्रेमवर्क है ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, उसमें क्या है, बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। मतलब जैसे आग को देखा और आग को छू लिया, फिर उससे जल गया, फिर दोबारा उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर जाने से हार्म होता है। तो वो अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर अपने नए ज्ञान का निर्माण करता है, वाइगोस्की के अनुसार। इसमें लर्निंग लीड डेवलपमेंट, मतलब अधिगम विकास से पहले होता है। अधिगम और विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जो अधिगम और लर्निंग है, वो डेवलपमेंट है, उसको सोशल और कल्चरल रेफरेंस से अलग नहीं कर सकते। भाषा अधिगम और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। भाषा जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है अधिगम और विकास में। इन्होंने टीचिंग लर्निंग मॉडल बताया। ग्रुप एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा बच्चा ग्रुप के साथ एक्टिविटी करता है उतना ज़्यादा सीखता है। दूसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब इसमें MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ऐसा व्यक्ति जो खुद से ज़्यादा नॉलेजेबल हो या दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल हो, अगर वो सपोर्ट करता है तो उससे लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो इनका मानना है कि सहयोगात्मक लर्निंग करनी चाहिए बच्चे को। आगे देखते हैं, इन्होंने दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं। ZPD किसने दिया, तो वाइगोस्की ने दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पहला जो एरिया होता है वो होता है आई कैन डू। बच्चा ये सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, बिना किसी सहारे से, लेकिन उसे सपोर्ट लेना पड़ता है। दूसरा जो है ZPD कहलाता है, यानी कि आयु के अनुसार अज्ञात व असंभव निष्पादन किसी की सहायता से किया जाने वाला कार्य। ZPD में इसमें क्या करता है, इसका फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसका फोल्डिंग का मतलब सपोर्ट। इसका फोल्डिंग जैसे हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें वो लकड़ी लगाते हैं ताकि वो रुका रहे, वो मचान लगाते हैं ताकि वो रुका रहे, तो सपोर्ट सिस्टम तो तब तक लगा रहता है जब तक वो मजबूत ना हो जाए। तो इसी तरीके से बच्चे की ऐसी सहायता करना जब तक वो खुद मजबूत ना हो जाए, ZPD कहलाता है। और फिर आयु के अनुसार क्या होता है, वो चीज़ों को समझना सीखना सीख जाता है। तो इन्होंने प्री लेवल ऑफ लर्निंग में बताया कि आइडेंटिफाई द चाइल्ड लेवल। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के लेबल को जानना चाहिए। दूसरा है ये अधिगम का वो स्तर है जहाँ बच्चा किसी भी गति या समस्या का समाधान कर सकता है बिना किसी सहायता के, अगर आइडेंटिफाई द लर्निंग लेवल हम जान गए। पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो है, ये अधिगम का वो स्तर है जो स्तर तक हमें बालक को ले जाना है। मतलब पोस्ट लेवल लर्निंग क्या होती है, अधिगम का वो लेवल होता है जहाँ बच्चे को पहुँचना होता है। तो इसमें MKO की सहायता से ZPD में संपन्न हुई शिक्षण अधिगम। MKO का मतलब इससे पहले हमने देखा था मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल हो या फिर अदर से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। प्रक्रिया के बाद जिस स्तर को प्राप्त करेगा वो पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका फोल्डिंग जिससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि दी जाने वाली हेल्प, इसका फोल्डिंग कहलाती है। जो हेल्प देता है उसे MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात भी करी। इस टीचिंग का प्रयोग छात्र रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करने के लिए करते हैं, मतलब उसकी रीडिंग पठन की समझ जो है वो मजबूत हो सके। पठन सामग्री में अधिकतम अधिगम प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने 4 रीडिंग स्ट्रैटेजी बताई है। पहला समराइज करना, सार करना। पहला जो रीडिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है, समराइज। जैसे हम समराइज करते हैं तो चीज़ें हमें मतलब चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। पूरा चैप्टर होता है उसको हम समराइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछते हैं बहुत ज़्यादा, स्पष्टीकरण करते हैं उसका, और पूर्वानुमान लगाते हैं। तो रीडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये 4 रीडिंग स्ट्रैटेजी है जो हमें यूज़ करनी चाहिए बच्चे के अधिगम के लिए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन थ्योरी, जिसमें बैंडूरा थ्योरी है, स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी। ब्रूनर के अनुसार मनुष्य उन बातों को अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक या वास्तविकता से काफ़ी नज़दीक हो। तो यहाँ पे ब्रूनर की थ्योरी है जिसको स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें इनका मानना है कि मनुष्य किन चीज़ों से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक होती हैं या वास्तविकता से काफ़ी हद तक नज़दीक होती हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहली है क्रियात्मक अवस्था, जिसमें एक्टिव स्टेट एक्शन बेस होता है। क्रियात्मक मतलब एक्शन बेस, जो करके सीखने में। दूसरा होता है आइकॉनिक, इमेज बेस होता है, इमेजिनेशन स्टेज होती है जिसमें बच्चा इमेजिन करना सीखता है। और तीसरा होता है सिंबॉलिक, सांकेतिक बेस्ड, जो लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो इन 3 आधार पर मनुष्य अधिगम करता है, मतलब मनुष्य को इन 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है अगर चीज़ों को पुख्ता करना है। क्रियात्मक अवस्था, सबसे पहले करके सीखना, इमेजिन बेस से सीखना और सिंबल से सीखना। फिर टीचर टू मेक द लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, मतलब अधिगम के लिए विद्यार्थी को तत्पर करना। इसमें टीचर किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो सबसे पहले है अधिगम के लिए विद्यार्थियों को तत्पर करना, मतलब रेडी करना अधिगम के लिए। दूसरा है ज्ञान को व्यवस्थित या संरचित करना। अगर व्यवस्थित होता है तो चीज़ों को सीखने में ज़्यादा, ऑर्गेनाइज होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विषय या सामग्री, अधिगम सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट है उचित पुनर्बलन प्रदान करना, मतलब रीइंफोर्समेंट देना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है ब्रूनर की थ्योरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, अल्बर्ट बैंडूरा की थ्योरी। तो अल्बर्ट बैंडूरा ने जो थ्योरी दी, इनके अनुसार जो व्यक्ति होता है वो किस आधार पर सीखता है। तो इसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई, अवलोकन, नकल और व्यवहार के प्रतिमान से। मतलब जैसा हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस तरीके से सीखते हैं, दूसरों की कॉपी करते हैं और जो हमारे आइडियल होते हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना, मतलब हम क्या करते हैं, जो समाज व्यवहार करता है उसको अपनाते हैं। और जो नकारात्मक व्यवहार होते हैं, जैसे कोई चोरी करता है, कोई बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, तो ऐसे व्यवहार, वर्जित व्यवहार को हम नकारते हैं। तो इनका मानना है कि जो हमारा, मतलब जो वर्जित व्यवहार है उसको नकारना और जो समाज व्यवहार करता है उसको अपनाना ही सामाजिक अधिगम है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच योजक कड़ी कहा जाता है। मतलब इनका मानना है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और व्यवहारवाद है, इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास है, ये सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि ये सिद्धांत जो है इसमें अटेंशन होता है, ध्यान देते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं, मोटिवेशन मिलता है इनसे, तो संयोजित करता है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है बैंडूरा का, वो बेबी डॉल या बोबो डॉल भी बोलते हैं उसको, इस पर किया है इन्होंने। तो एक बच्चे को बेबी डॉल दी और उसको 3 मूवी दिखाई। 3 मूवी के किस तरीके थी, पहली थी जो सोशल वैल्यू पर आधारित थी, सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, जिसमें बच्चे को के हाथ में डॉल दे दिया तो बच्चा क्या करता है, जो सामाजिक बेबी डॉल के साथ सामाजिक बिहेवियर करता है, जैसे वो बात करता है, शेयरिंग करता है, एडजस्टमेंट करता है, जिस तरीके से वो वैसा करने की कोशिश करता है। सेकेंड मूवी जो थी वो लव पर आधारित थी, प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक जो होता है वो बेबी डॉल को स्नेह करता है, उसे सहलाता है। थर्ड मूवी जो है वो वॉयलेंट सीन पर आधारित थी, तो उसमें हिंसा पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक क्या करता है, जैसे वो पीटता है वैसे बालक गुड़िया की गर्दन, उसकी जो बेबी डॉल होती है उसकी गर्दन तोड़ देता है। इससे कंक्लूजन क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को देख कर सीखते हैं, उसके जो आइडियल होते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ वो सीखते हैं। 4 मेथड ऑफ सोशल लर्निंग, इन्होंने 4 मेथड सोशल लर्निंग के बताए हैं। पहला है अटेंशन, अगर लर्निंग करनी है तो ध्यान देना पड़ेगा। रिटेंशन, धारण करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण, जो चीज़ अटेंशन देके सीखी है, धारण करी है, उसका दोबारा प्रस्तुतिकरण। पुनर्बलन मतलब अगर कोई चीज़ें अच्छी करता तो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और नहीं अच्छी करता तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकता है। आगे देखते हैं फैक्टर ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू बैंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी के कारक बताएं। पहला मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन हो
तो सोशल लर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल हो तो लर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ डिस्क्रिएशन, स्वविवेक होना चाहिए लर्निंग के लिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सेल्फ रिस्पॉन्स होनी चाहिए लर्निंग के लिए। तो ये इतने फैक्टर हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 2.2 है साइको सोशल थ्योरी इरेक्शन, इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोलते हैं। एरिक इरेक्शन ने ये साइको सोशल थ्योरी दी है। तो इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं। वो 8 स्टेजेस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पहला स्टेज जो है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें 0 to 1 ईयर की एज रेंज होती है। इसमें बच्चे को फीडिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट है स्वायत्ता बनाम लज्जा, ऑटोनोमी वर्सेस शेम, जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है 2 से 3 साल। फिर है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक्सप्लोरेशन होती है बच्चे की। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, स्कूल जाता है बच्चा उस टाइम पे 7 से 12 साल की स्टेज। पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सोशल रिलेशनशिप बनाता, सामाजिक संबंध बनाने लगता है बच्चा। 13 से 19 साल का एज रेंज होता है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 20 से 30 साल की अवस्था है जिसमें रिलेशनशिप होती है, शादी होती है। फिर है नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, 30 से 65 ईयर, जिसमें वर्क और पेरेंटहुड होता है। मतलब इसमें वर्क होता है व्यक्ति का और वो पेरेंटिंग करता है बच्चे का, अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगता है। नेक्स्ट है संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, मतलब 65 ईयर से एबव होता है जब तक डेथ नहीं हो जाती। तो इसमें क्या होता है, या तो बहुत अच्छा काम किया होता है तो संपूर्णता वाली फीलिंग आती है, नहीं अच्छा होता है तो निराशा, ये नहीं किया, ये ऐसे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जो भी लाइफ में किया उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें स्टेजेस जो है पहली जो स्टेज है वो है इन्फेंसी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। रिलेशन जो होता है वो मदर से होता है। स्ट्रेंथ जो बच्चे की होती है वो होप, यानी कि आशा होती है। फीडिंग, अगर मदर ने फीडिंग करवाई तो होप बढ़ती है, नहीं करवाई तो निराशा हो जाती है, मतलब मिसट्रस्ट होता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज जो है अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, इसमें रिलेशन जो होता है वो पेरेंट्स से होता है, माता पिता से होता है। इसमें विल पावर, इच्छा शक्ति डेवलप होती है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग सही से दी जाए तो ऑटोनोमी, और नहीं दी जाती तो शेम। नेक्स्ट है तीसरी स्टेज जो है वो है प्री स्कूल। इसमें प्री स्कूल का जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें क्या फैमिली से रिलेशन होता है। इसमें पर्पस, लाइफ के उद्देश्य होते हैं कि डॉक्टर बनना है, पढ़ना है। इस प्री स्कूल एज बोलते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं। इसमें आप बच्चों से पूछोगे क्या बनोगे तो वो बताने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें पर्पस होता है, इंडिपेंडेंस होता है, सीखते हैं। नेक्स्ट है 4 स्कूल एज। इसमें है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में रिलेशन जो होता है वो नेबर से होता है, स्कूल से होता है। नेबर में जो बच्चे होते हैं आसपास पड़ोस में, स्कूल में। इसमें कॉम्पिटेंसी, क्षमता बढ़ती है। स्कूल मतलब इसका जो की इवेंट होता है वो स्कूल होता है, स्कूल से ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हीं से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। फिर 5th है 5 स्टेज एडोलेसेंस। इसमें आइडेंटिटी वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी है, ये 5th है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, रोल कन्फ्यूज़न है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, इसमें जो रिलेशन होता है वो पीयर रोल मॉडल से होता है। इसमें फीडिएबिलिटी होती है, मतलब इसमें वफादारी होती है ज़्यादा। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो
वफादारी होती है। इसमें रिलेशन जो मतलब की पॉइंट होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पेयर और रिलेशंस की बातें मानते हैं। फिर है 6 जो स्टेज है वो है यंग एडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, जिसमें फ्रेंड्स और पार्टनर्स होते हैं। मतलब अगर शादी हो जाए तो पार्टनर्स, नहीं तो फ्रेंड्स। तो इसमें जो स्ट्रेंथ होती है इनकी लव होती है और की पॉइंट लव, अफेक्शन, रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है 7 एडल्टहुड, इसमें है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें फ्रेंड्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो रिलेशन जो होता है वो फ्रेंड्स से होता है, पार्टनर से होता है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इसमें इसमें हाउस होल्ड और वर्कमेट्स होता है। हाउस होल्ड मान लेते हैं कि जो पत्नी होती है, पति होते हैं या फिर घर वाले होते हैं, उनसे वर्कमेट्स होते हैं जो काम कर साथ में करते हैं। इसमें केयर होती है, बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं। पेरेंटिंग होती है, पालन पोषण होता है, अपने खुद के बच्चों का पालन पोषण। नेक्स्ट है 8 मैच्योरिटी टू डेथ, जिसमें ईगो, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इसमें मैन काइंड खुद मतलब दयालु ज़्यादा होते हैं, विजडम होते हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो विजडम, आज़ादी। तो इसमें जो की इवेंट होता है वो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, मतलब लाइफ का जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइफ में कुछ किया नहीं कर पाए उसके बारे में। आई होप ये आपका कन्फ्यूज़न हो गया, कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश करी कि आपकी कन्फ्यूज़न मैं दूर करूं। बहुत दिन के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा सांस भी फूल रही है और काफ़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी फ्रॉयड की, सिगमंड फ्रॉयड इनका नाम है। फ्रॉयड का सिद्धांत व्यक्ति की संरचना 2 आधार पर करता है। तो इसमें पहला है, इन्होंने दिया हुआ है आकारात्मक मॉडल और दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। पहला है मॉर्फोलॉजिकल मॉडल, दूसरा है डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आकारात्मक मॉडल। इन्होंने मन की 3 अवस्था बताई है। वो 3 अवस्था कौन सी हैं, आइए जानते हैं। तो पहली जो अवस्था है इन्होंने दिया है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, मतलब चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन जो है मनुष्य की जागृत अवस्था 10% होती है। इसमें चेतन मन में चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था अर्धचेतन होती है। इसमें यदि की गई बातों को भूल जाते हैं तो थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती है, जो अर्धचेतन में होती है। कॉन्शियस में, जिसमें दुख, दबी हुई इच्छा, कटु अनुभव होते हैं। मतलब वो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, मतलब किसी का दुख देख के अपना खुद का दुख याद आ गया, तो वो अनकॉन्शियस होता है। यहाँ पर डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल जो है, इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है जन्मजात सुख की कल्पना, ईगो जो होता है चेतन मन में दबी हुई इच्छा, बुद्धि, चेतना, तार्किकता होती है, अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। और सुपर ईगो जो होता है वो आदर्श आध्यात्मिक प्रवृत्ति, सामाजिक नैतिकता पर आधारित होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने पानी बनाने की कोशिश की, नहीं बना पाई। तो यहाँ पर ये एक पहाड़ है जो इतना वो बाहर है, वो है कॉन्शियस। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेबल है वो है सब कॉन्शियस, जिसमें ईगो आता है। फिर है सुपर ईगो जो अनकॉन्शियस और इड के उसमें आता है। तो ये एक डायग्राम है जो आप बना सकते हैं। कॉन्शियस मन 10% जो चीज़ें याद होती हैं, ये मतलब जो अनकॉन्शियस होता है वो सब कॉन्शियस होता है, वो क्या होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की अवस्था होती है जो हम भूल जाते हैं। और अनकॉन्शियस क्या होता है, जिसमें दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो हम भूल जाते हैं। जैसे हमें डॉक्टर बनना है और नहीं बन पाए तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम वहीं दबा देते हैं। ठीक है, ये अनकॉन्शियस है। क्लियर है। नेक्स्ट है 2.4 इकोलॉजिकल थ्योरी, ब्रेनर। इन्होंने 5 सिस्टम दिया था। 5 सिस्टम में सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जो है वो चाइल्ड के आसपास की चीज़ें, जैसे स्कूल है, पेयर है, नेबरहुड है, प्लेग्राउंड है, डे केयर है, रिलीजन है, हेल्थ सर्विसेज है, फैमिली है, ये सारी चीज़ें माइक्रो सिस्टम में आती हैं। फिर है नेक्स्ट
मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में आता है इंटर रिलेशनशिप माइक्रो सिस्टम। ये मतलब इंटर रिलेट होता है माइक्रो सिस्टम से, लेकिन इसमें रिलेशनशिप जो है वो बिटवीन चाइल्ड एंड फैमिली, मतलब जो रिलेशनशिप होती है बच्चे की वो चाइल्ड और मतलब उसके पीयर और फैमिली से रिलेटेड होती है। जैसे बच्चे का जो रिलेशन है वो चाइल्ड के साथ या चाइल्ड की जो फैमिली है उसके साथ, मतलब जो चाइल्ड का पीयर है, पीयर का रिलेशन जो होता है वो चाइल्ड की फैमिली के साथ कैसा है ये मैटर करता है। स्कूल इसमें क्या इंटरवेंशन सॉरी इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली एंड टीचर, मतलब इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो फैमिली और टीचर के बीच होता है। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, मास मीडिया होती है, स्कूल बोर्ड, स्कूल सर्विस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सारी